नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। आज ये पार्ट 2 है करंट अफेयर्स जो हमने शुरू किया हुआ था जुलाई मंथ का। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लिया हुआ था और आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे बिहार के नए आवास नियम, है ना। तो सबसे पहले बिहार के नए आवास नियम के बारे में जान लेते हैं, फिर इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, हाल ही में बिहार सरकार ने क्या किया है कि जो राज्य में नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के तहत स्थानीय निवास नियम को मंजूरी दिया हुआ है। ठीक है, तो याद रखना है स्थानीय निवास नियम। अब ये स्थानीय निवास नियम क्या है, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, जैसे कि जब ये नियम लागू हो जाएगा तो बिहार के निवासी ना होने वाले महिलाओं को अब सरकारी नौकरी में 35% का कोटा नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नए नियम के बारे में है, पहली बात। दूसरा, अब बिहार के निवासी होने के लिए, अब जो बोला गया है यहाँ पर निवासी है ना, तो बिहार के निवासी होने के लिए ऐसे कौन कौन से पात्रता या फिर मानदंड है उसको भी जान लेते हैं। तो किसी राज्य का निवासी होने के लिए जो क्राइटेरिया है, राज्य में कम से कम 3 वर्ष तक निवास किया हो। दूसरा, राज्य में भूमि या मकान का स्वामित्व हो। या तीसरा, महिलाओं के मामले में वे बिहार के निवासी पुरुष से विवाहित हो तो उसे बिहार का निवासी मान लिया जाता है। ठीक है, यहीं पर अगर देखा जाए तो जो मतदाता पहचान पत्र है वो वांछनीय है, लेकिन अधिवास स्थापित करने के लिए अनिवार्य नहीं है। अधिवास के लिए आपको जो मैंने बताया कि राज्य में कम से कम 3 वर्ष तक निवास किया हो। दूसरा, राज्य में भूमि या मकान का स्वामित्व हो, या महिलाओं के मामले में वे बिहार निवासी पुरुष से विवाहित हो। ठीक है, ये हो गया। दूसरा पॉइंट आपको इसी के संदर्भ में चलिए जान लेते हैं, बिहार का रोजगार परिदृश्य। ठीक है, बिहार के रोजगार का परिदृश्य तो क्या है। बिहार में रोजगार का परिदृश्य अगर देखा जाए, बिहार सरकार का जो कार्यबल है वो बहुत ही छोटा है। अगर हम लोग देखें तो जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पे राज्य की कुल जनसंख्या का सिर्फ 1.57% ही क्या से भी कम लोग कार्यबल है। सार्वजनिक क्षेत्र में राज्य की कुल जनसंख्या का 1.57% से भी कम लोग कार्यबल है। और अगर हम जून 2025 तक के डाटा को देखें तो वहाँ पर राज्य में टोटल है ना 36,000 महिलाएँ, ठीक है, 36,000 महिलाएँ क्या है पुलिस बल में कार्यरत थी। और वर्ष 2007 से अगर अभी तक के डाटा को देखें तो लगभग 2.5 लाख से अधिक महिला शिक्षक की नियुक्ति की जा चुकी है। 2007 से अब तक में लगभग 2.5 लाख से अधिक महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। ठीक है, अगर रोजगार संरचना में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ठीक है, रोजगार संरचना, संरचनात्मक रोजगार की समस्या देखें तो नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, नीति आयोग की रिपोर्ट 2025 का जो मार्च में रिलीज़ किया गया था, उसके अनुसार से अगर देखें तो बिहार, उसमें क्या बताया गया कि जो बिहार की अर्थव्यवस्था है ना वो मुख्यतः किस पे निर्भर है, तो कृषि पे निर्भर है। ठीक है, और कृषि पे निर्भर है तो कृषि क्षेत्र में लगभग 49.6% कार्यबल कार्यरत है। उसके बाद विनिर्माण क्षेत्र में, ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र में जो कार्यबल है वो कितना है, तो 5.7%, जो भारत में से सबसे कम में से एक है ये डेटा। ठीक है, और सर्विस सेक्टर में जो कार्यबल है वो कितना है, 26% है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और निर्माण क्षेत्र, जो मैन्युफैक्चरिंग होता है निर्माण क्षेत्र, वहाँ पर आप देखेंगे तो कितना है, 18.4% आपको लोग कार्यबल मिलेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और उसी तरह से अगर बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में युवा आयोग बना है। ठीक है, युवा आयोग, इसका क्या काम है, तो मंत्रिमंडल ने युवा को रोजगार और उसके सशक्तिकरण के लिए से जुड़े जो भी मुद्दे हैं उनके समाधान के लिए बिहार सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दिया है। ठीक है, और इस आयोग में क्या होगा, बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 2 उपाध्यक्ष होगा, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य इसके होंगे। ठीक है, और इन सभी की जो आयु होगी वो कितना होगी, 45 वर्ष या फिर इससे कम होगी। ठीक है, 45 वर्ष या फिर इससे कम होगी। इसका काम क्या होगा, इस आयोग का काम होगा कि शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास को क्या करे, बेहतर बनाने के सरकार को सलाह देगी। ठीक है, और ये अलग अलग विभागों के साथ मिलकर के भी काम करेगा। फॉर एग्जांपल के लिए अगर युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उसके साथ समन्वय करेगा।
फिर छात्र और प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये काम करेगा, फिर नारी शक्ति और जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करने के लिए ये काम करेगा। ठीक है, तो अलग अलग विभागों के साथ ये समन्वित करके अपने कार्य को करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी मैंने डेटा फैक्ट दिए हैं इसको बार बार आप सुनिएगा। चलिए अब इस एमसीक्यू पे आते हैं। ठीक है, अब इस एमसीक्यू को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और जो मैंने आपको बताया, ठीक है, आप उसको आधार बना करके इस प्रश्न को सॉल्व करने का क्या करिए, प्रयास करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में अनुमोदित बिहार के नए आवास नियम यानी कि निवास प्रमाण पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पे सही नहीं है, तो नहीं बोला गया है ना, तो सही। अब देखिए आप आंसर को पढ़िए, क्या बोला गया है। राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के तहत बिहार की निवासी न होने वाली महिलाओं अब इस कोटा के पात्र नहीं होंगे। यही अभी जो मैंने बताया कि बिहार की जो महिलाएं होंगी, सिर्फ जो बिहार के निवासी हैं, सिर्फ उसी को ही नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण सुरक्षित होगा। ठीक है, और जो बिहार की महिलाएं नहीं हैं उसको नहीं होगा। हाँ, अगर कोई बाहर की महिलाएं हैं, अन्य स्टेट की महिलाएं हैं जो बिहार में आरक्षण चाहती तो उसके लिए निवासी होने के लिए मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, और क्राइटेरिया में क्या बताया कि या तो वो 3 साल यहाँ पर रहा हो, भूमि हो या उसका आवास हो, या उसके साथ में वो किसी बिहार के पुरुष के साथ मतलब क्या हो, विवाहित हो। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया होता है। तो फिर उसको निवासी मिल जाएगा, तो निवासी मिल जाएगा तो उसको आरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से देखें तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। दूसरा देखिए, नए नियमों के अनुसार बिहार में निवास स्थापित करने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज है। नहीं, मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। ये मैंने आपको बताया अभी, गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि पहचान पत्र ये वांछनीय है, अनिवार्य नहीं है। वांछनीय है लेकिन अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तीसरा, एक महिला जो बिहार निवासी पुरुष से विवाहित है वो बिहार का निवासी मानी जाएगी। हाँ, स्टेटमेंट सही है ये। जैसे मैंने बिहार का क्राइटेरिया बताया, निवासी होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उस पर ये उसके आधार पर देखें तो ये स्टेटमेंट सही होगा। फिर देखिए, राज्य में कम से कम 3 वर्ष तक निवास किया हो और निवास के लिए एक पात्रता मानदंड है, ये भी सही है स्टेटमेंट। तो इस आधार पर देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पर दे दिया है, आप इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये एक और प्रश्न है आपका SIR को लेकर के। ठीक है, SIR को लेकर के है, तो SIR को लेकर के थोड़ा कुछ फैक्ट जान लेते हैं ना। हाल ही में आपको पता होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कुछ डिटेल से थोड़ा इसमें चर्चा कर लेते हैं ना, कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रहेगा। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, भारत निर्वाचन आयोग, इन्होंने बिहार में जो 2025 में नवंबर में इलेक्शन होना था वो तो हो चुकी है, और आपको पता है नई सरकार भी बन चुकी है अब यहाँ पे, है ना। तो उससे पहले बिहार में मतदाता सूची तैयार करना था, उसी के लिए SIR शुरू किया गया था। किसके द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, बिहार में। अब SIR मतलब इलेक्शन कमीशन को ये जो मतदाता सूची तैयार करने के लिए SIR शुरू किया, इस चीज़ का शक्ति उसको कहाँ से मिलता है, तो याद रखना है आपको आर्टिकल 324। ठीक है, आर्टिकल 324 क्या करता है कि भारत के जो निर्वाचन आयोग है उसको मतदाता सूची तैयार करने तथा सांसद और राज्य विधानमंडलों के चुनावों के संचालन पर अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का दायित्व क्या करता है, सौंपता है। तो याद रखते हैं आर्टिकल 324। ठीक है, एक और आर्टिकल जो है जिसको आपको ध्यान में रखना है, आर्टिकल 326। ठीक है, 326 में क्या बोला गया है कि भारत का जो प्रत्येक नागरिक है जिसका आयु कितना हो चुका है, 18 ईयर्स से कम ना हो, अगर वो 18 ईयर्स हो चुका है तो उसको वोट देने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार। ठीक है, और ये चीज़ RPA एक्ट 1950 का जो है वहाँ से भी इसको कानूनी शक्ति मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब अगर पूछा जाए कि SIR को शुरू करने का क्या कारण है, ठीक है, तो देखिए SIR शुरू करने के पीछे का जो कारण है, क्या हुआ था कि पिछले 2 दशक में शहरीकरण, आंतरिक प्रवासन, ये सारी चीज़ें हुई है। अब जब ये सारी चीज़ें हुई है तो ये सब जो बड़े बदलाव हुए हैं इसको भी तो उसमें शामिल करना था मतदाता सूची में। ठीक है, इसीलिए सूची को अपडेट करने के लिए भारत सरकार ने ये शुरू किया था, जो कि बिहार में किया था। ठीक है, दूसरी बात क्यों किया था, डुप्लीकेट और जो अपात्र मतदाता प्रविष्टि हुआ था उनको लेकर के चिंता थी, इसीलिए शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। और अगर देखा जाए तो बिहार में जो पिछली बार SIR हुआ था 2003 में हुआ था, अब इसे मतलब 2025 में होने वाले विधानसभा से पहले ही इसको क्या करना था, अपडेट करना था। ठीक है, जो हो चुकी है अब आपको पता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। और SIR के लिए फिर संशोधन प्रक्रिया है, फिर सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर टिप्पणी भी की थी और निर्देश भी दिया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मतदाता सत्यापन के लिए जो स्वीकार 11 दस्तावेज है की सूची भारत निर्वाचन आयोग की सूची संपूर्ण नहीं है। तो न्यायालय ने
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सलाह दिया कि जो अभी SIR चल रही है उसमें जो मतदाता का पंजीकरण के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड और निर्वाचक फोटो पहचान पत्र यानी कि जिसको हम लोग EPIP या फिर राशन कार्ड, इन तीनों के ऊपर भी क्या करनी चाहिए, विचार करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अब SIR को लेकर के कुछ चुनौती भी थी, जैसे दिशा निर्देश को लेकर के, दस्तावेज को लेकर के समस्या थी, है ना, जिससे पात्र नागरिक को बाहर होने की आशंका था, कुछ अतिरिक्त दस्तावेज मांग लिया जो उसके पास नहीं हो, तो ये RP एक्ट के अनुसार जो है केवल वही व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता सूची में शामिल हो सकता है जो उस क्षेत्र में सामान्य निवासी है ना। फिर जो प्रवासी काम करने के लिए आए हैं उनको लेकर के समस्याएं, तो इस तरह से कई तरह की समस्याएं थी जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को अब आप देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला नंबर देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। आप इसको ना वीडियो को पॉज करके मैंने जो आपको बताया उसके आधार पे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, जैसे देखिए बोला गया है यहाँ पे कि भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर SIR शुरू किया जिसकी शुरुआत बिहार से की गई है। तो कथन एक सही है। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया ये कहाँ से शुरू किया गया है, बिहार से शुरू किया गया है और ये पूरे भारत में होगी। ठीक है, दूसरा देखिए, बिहार में पिछला विशेष पुनरीक्षण वर्ष 2010 में हुआ था। नहीं, अभी जब आप सुने होंगे मैं बता रहा था तो मैंने बताया कि नहीं, ये जो है 2003 में हुआ था। कब पिछला जो SIR हुआ था वो कब हुआ था, 2003 में हुआ था, ना कि 2010 में। इस आधार पे ऑप्शन 2 गलत है। अब आप एलिमिनेशन टेक्निक लगा देंगे तो देखिए ऑप्शन 2 इसमें गलत है तो और इसमें है वो ऑप्शन 2, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो अब या तो A होगा या तो C होगा। देख लेते हैं आगे। सर्वोच्च न्यायालय ने SIR में मतदाता पंजीकरण के प्रमाण के रूप में आधार कार्ड, EPIC और राशन कार्ड पर विचार करने की सलाह दी। हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है, सही। 3 सही है, 1 और 3। उसके बाद देखिए, नागरिकता निर्धारित करने का अधिकार भारत निर्वाचन आयोग के पास है। नहीं, नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भाग 2 आप पढ़े होंगे पॉलिटी में, फंडामेंटल राइट्स से पहले जो है नागरिकता, है ना, आर्टिकल 5 से कितना है, 5 से 11। ठीक है, भाग 2 इसमें नागरिकता को लेकर के प्रावधान किया गया है और नागरिकता जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार करती है, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इस निर्धारण करने का शक्ति है। तो इस आधार पर ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर ये सही होगा, 1 और 3। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा इसमें क्या बोला गया है, ये युग्म विवरण है ना, युग्म मिलान, उसका वो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो उसको देखना पड़ेगा हम लोग को। सही युग्म सुमिलित है, कौन सा सही युग्म सुमिलित है, तो इसको देखना पड़ेगा। चलिए, इसको क्या बोला गया है, महाबोधि मंदिर। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था महाबोधि मंदिर के बारे में। पिछला जो आप लोग नए हैं, जो एक नए वीडियो देख रहे हैं, नए स्टूडेंट, उसको क्या करना है कि इससे पिछला वाला जो वीडियो अपलोड हुआ है ना मैगजीन की, आप उसको ना सबसे पहले देख लीजिएगा। फिर इसको देखेंगे ना तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, तो उससे आपको क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए बोला गया है कि महाबोधि मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 50 मीटर ऊंचा, पाल कला में महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है। तो कल मैंने आपको बताया था कि महाबोधि मंदिर जो है उसको यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है और ये 50 मीटर ऊंचा, और पाल काल में ये क्या हुआ था, बहुत ही ज़्यादा फला फूला था। ठीक है, तो इस आधार पर देखें तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, ब्रजासन बोध गया में स्थित डायमंड थ्रोन, जहाँ बुद्ध ने ध्यान किया था, तो ये स्टैंड भी क्या है, सही है। बुद्ध ने यहाँ पर क्या किया था, ध्यान दिया हुआ था। अजपाल निग्रोध वृक्ष बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताहों में से एक स्थल है। अब देखिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। अगर कल आप वीडियो सुने होंगे ध्यान से तो आपको पता होगा। ऑप्शन 4 देखिए, बोधि वृक्ष मूल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ अभी भी विद्यमान है। तो बोला गया अभी भी विद्यमान है। देखिए वर्तमान बोधि वृक्ष जो है वो मूल वृक्ष नहीं है। मूल वृक्ष जो है कई बार क्या हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। वर्तमान में वो पुनर्प्राप्ति के तरफ है लेकिन वो मूल नहीं है। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट 4 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा आंसर। ठीक है, कल वाला आप वीडियो इसको देख लीजिएगा। चलिए अब जो है बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टेबल है ना, बिहार आइडिया फेस्टिवल, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये क्या है, देखिए बिहार सरकार ने क्या किया कि ज़मीनी स्तर पे नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार ने बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, और यह जो पहल है बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल, इसमें क्या होगा कि जो छात्र है, युवा है, उद्यमी है, स्टार्टअप की टीम है ना, यहाँ तक कि कोई भी जो ग्रामीण क्षेत्र में भी है वे भी अपने विचार सीधे सरकार के समक्ष क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं इस ठीक है, इस पोर्टल के ऊपर। इसके बाद जो है इस पोर्टल के बारे में जानते हैं क्या है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि पूरे राज्य में नवीन विचार और व्यवहारिक समाधान को एकत्र कर उन्हें समर्थन देना, उसका संवर्धन करने के लिए एक मंच प्रदान करना, ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। फिर यह मोबाइल अनुकूल पोर्टल है, विशेष रूप से दूर-दराज और ग्रामीण क्षेत्रों के जो उपयोगकर्ता है उनको ध्यान में रखकर विकसित किया गया है ना, जिससे वे आसानी से इसका क्या कर सकता है? उपयोग कर सकता है बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल को। उसके बाद देखिए, सरकार की जो यह योजना है इसमें राज्य के 38 जिलों में से कम 10,000 विचार एकत्र किए जाए ताकि समावेशी भागीदारी को क्या किया जा सके? सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है? समावेशी भागीदारी को भी बढ़ावा देना, ठीक है। उसके बाद विशेषज्ञों की एक टीम इन विचारों का क्या करेगा? मूल्यांकन करेगा और फिर नवाचार के आधार पे कम से कम 100 विचारों का उसमें चयन करेगा जो यूनिक होगा, है ना, अलग होगा, उसको वो चयन करेगा उसका। फिर चयनित जो प्रतिभागी होगा उसको तकनीकी और वित्तीय सहायता के वो पात्र होंगे, जिससे बिहार में स्टार्टअप नीति के तहत 10 लाख रुपये तक की सीड फंड, है ना, फीडिंग भी सम्मिलित है, ठीक है। तो याद रखना है सीड फीडिंग यहाँ पर क्या है? सम्मिलित है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत 10 लाख रुपये तक की सीड फीडिंग क्या है? सम्मिलित है इसमें। उसके बाद जो है आइडिया फेस्टिवल के जो विजेता होंगे उसको जो है सीड फीडिंग पिंच राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, और 1-2 बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और इस पहल का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि जो महिला उद्यमी है उसका भी क्या हो? सशक्तिकरण हो, जिससे वे स्टार्टअप दीदी के रूप में उभर सके। याद रखना एक टर्म कौन सा? स्टार्टअप दीदी के रूप में वो उभर सके। जैसा कि जीविका पहल के माध्यम से अनेक महिलाएं प्रेरित हुई थी, ठीक उसी प्रकार से इस पहल के माध्यम से महिला उद्यमी का सशक्तिकरण भी होगा और वो स्टार्टअप दीदी के रूप में क्या होगी? उभरेगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक टर्म आ गया कि आपके सामने जीविका पहल, ठीक है, जीविका पहल। तो जीविका पहल के बारे में आपको पता होगी, नहीं तो जान लीजिए अभी। जीविका बिहार का क्या है? एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि राज्य के गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, ठीक है। और इसका जो शुरुआत है कब किया गया था? तो ये ईयर आप याद रखेंगे 2006 में शुरू किया गया था, ठीक है। क्या उद्देश्य है कि राज्य के जो ग्रामीण गरीब है उनका सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण करना, ठीक है। और इस परियोजना का जो प्रबंधन है वो कौन कर रहा है? तो याद रखेंगे BRLPS, मतलब बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, जो बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत काम करती है। कौन से? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत ये क्या करती है? काम करती है, ठीक है। उसके बाद प्रारंभिक चरण में जो है यह परियोजना विश्व बैंक के द्वारा क्या था? समर्थित था, ठीक है। फिर बाद में बिहार कोसी बाढ़ पुनर्प्राप्ति परियोजना के जो आजीविका पुनर्स्थापन घटक को भी जोड़ते हुए इसका क्या किया गया? विस्तार किया गया। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जो है ग्रामीण उन्मूलन हेतु रणनीति बनाया गया। उनके कार्यान्वयन के लिए BRLPS को बिहार के राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नामित किया गया, ठीक है। BRLPS को बिहार का राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन नामित किया गया, ठीक है। अब देखे होंगे यहाँ पर मैंने आपको जब समझा रहा था तो मैंने बिहार स्टार्टअप नीति का जिक्र किया हुआ था, ठीक है। तो थोड़ा उनके बारे में भी जान लेते हैं कि बिहार का जो स्टार्टअप नीति है वो क्या है। देखिए क्या हुआ था कि राज्य सरकार ने वित्त पोषण, प्रोत्साहन और नीतिगत समर्थन देने के लिए एक पारदर्शी और एक स्वतंत्र स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए 2016 में बिहार सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत की थी और बाद में इसे बिहार स्टार्टअप नीति 2017 के रूप में संशोधित किया गया। इसमें क्या है? तो राज्य सरकार जो है 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ एक स्टार्टअप ट्रस्ट की स्थापना किया और इसका जो क्रियान्वयन है तो एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। बिहार स्टार्टअप नीति फिर 2022, इसमें क्या है? तो पारिस्थितिक तंत्र को और अधिक समावेशी और युवा केंद्रित बनाने के उद्देश्य से सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को मंजूरी दिया और 2022 का जो लक्ष्य था वो क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि अपनी पहुंच का विस्तार करना, तेज़ी से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और स्थानीय प्रतिभा की जो क्षमता है उसका उपयोग करते हुए बिहार को एक पसंदीदा स्टार्टअप गंतव्य के रूप में स्थापित करना, ठीक है। ये लक्ष्य है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जो बिहार का स्टार्टअप नीति है ओवरऑल देखें तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है ना कि बिहार के लिए अनुकूलन वातावरण का निर्माण करना, जिससे समावेशी विकास को क्या हो सके? बढ़ावा मिल सके। राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय युवा क्षमता का लाभ उठाना पड़ेगा। सरकार की योजना है, जैसे एग्जाम्पल के लिए नए इंक्यूबेटरों का विकास करना
और जो मौजूदा इनक्यूबेटर्स है उसका विस्तार करना, पूरे राज्य में स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचा और कार्यशील स्थानों की स्थापना करना, उद्यमशीलता की मानसिकता को पोषित करने के लिए सरकार अलग अलग प्रकार से बढ़ावा दे रही है, जैसे उद्यमिता विकास केंद्र, उद्यमिता सुविधा केंद्र, स्कूल विश्वविद्यालय इंटर्नशिप के माध्यम से उद्यमिता शिक्षा का एकीकरण कर रही है। तो ये है बिहार स्टार्टअप नीति का लक्ष्य। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। आप इसको 1-2 बार सुनेंगे, थोड़ा वीडियो को बैक कर लीजिएगा, फिर से सुनिएगा, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी 1-2 बार में। ठीक है, चलिए अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या है प्रश्न, देखते हैं। क्या बोला गया, बिहार आइडिया फेस्टिवल है ना, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो देखिए बोला गया है, सबसे पहला पॉइंट है कि इस पहल का उद्देश्य ना राज्य के सभी 38 जिलों से कम 10,000 विचार एकत्र करना है। तो मैंने आपको बताया था 10,000 विचार एकत्र करेगा, उनमें से 100 विचार जो होंगे उसको आगे की ओर लेके जाएगा, है ना। उसको फिर क्या होगा, पुरस्कार वगैरह दिया जाएगा, है ना, उसको सहायता दिया जाएगा, सीड फीडिंग होगा उसको 10 लाख रुपये की, जो मैंने आपको बताया। तो इस हिसाब से देखिए तो स्टेटमेंट 1 जो है 38 जिलों में कम से कम 10,000 नए विचार एकत्र करना है, तो स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, असत्य पूछा गया है, तो हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट सही है। चयनित प्रतिभागियों को बिहार स्टार्टअप नीति के 10 लाख रुपये तक का सीड फंडिंग, है ना, प्रदान की जाएगी, ये भी सही है। आइडिया फेस्टिवल के विजेताओं को सीड फंडिंग पिच राउंड में वाइल्ड कार्ड एंट्री दी जाएगी, ये भी सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें सेलेक्टेड होगा उसको पिच राउंड में क्या किया जाएगा, वाइल्ड एंट्री कार्ड दी जाएगी। यह पोर्टल केवल शहरी क्षेत्रों के उपयोगकर्ताओं के लिए विकसित किया गया, नहीं शहरी नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि मुख्य रूप से जो फोकस है चाहे वो ग्रामीण भी होगा, वो भी इसको क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। देखो ये एक्सट्रीम वर्ड है ना, इससे भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो केवल लिखा हुआ है, केवल कैसे होगा ना, तो याद रखना है आपको। स्टेटमेंट डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा, डी, क्योंकि पूछा क्या है, असत्य पूछा है, तो आंसर डी होगा। असत्य पूछता तो ये तीनों सही हो जाता। ठीक है, 1, 2 एंड 3 ये तीनों सही हो जाता। ठीक है, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, ये जैसे ही मैं आपको एक और बात बताता हूँ अभी कि ये जैसे ही 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे ना, तो इसका ये PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, है ना, संकल्प IAS यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही जुलाई का कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग जुलाई के बाद अगस्त महीने का इसी तरह से बना करके क्या करेंगे, फिर वीडियो अपलोड करेंगे। तो अभी बिहार स्टार्टअप नीति के बारे में मैंने आपको बताया, तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है आप देखिए यहाँ पे, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत वर्ष 2016 में की गई थी, इसे बाद में 2017 और 2022 में संशोधित किया गया। स्टेटमेंट सही है, मैंने बताया 16 में शुरू किया, 2017 में फिर आया, फिर 2022 में आया। राज्य सरकार ने 500 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निधि के साथ एक समर्पित स्टार्टअप ट्रस्ट की स्थापना की। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है, वो भी सही है। 3, बिहार स्टार्टअप निधि 2022 का उद्देश्य स्कूल विश्वविद्यालय MOOC के माध्यम से उद्यमिता शिक्षा का एकीकरण करना है, ये भी पॉइंट सही है जो मैंने आपको बताया अभी। जीविका परियोजना का प्रबंधन बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी BRLPS द्वारा किया जाता है, जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित है। ये स्टेटमेंट भी मैंने आपको बताया था, और ये चारों के चारों स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, इस वीडियो का मैक्सिमम लाभ लेने के लिए क्या करेंगे, आप वीडियो को ना सबसे पहले पॉज करिए, फिर आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि मैं तो पहले ही आर्टिकल को क्या करता हूँ, मतलब पूरा डिटेल से मैं आपको बता देता हूँ। अब पूरा डिटेल से बताने के बाद अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और जितना ज़्यादा एक्यूरेसी होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको एग्जाम में, है ना। और अभी अगर गलती करेंगे तो एग्जाम में गलती होने का चांसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में आप वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर जरूर से जरूर दीजिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, है ना। अभी हम लोग ये वाला तो नहीं किए थे, इनमें से 2-3 क्वेश्चन हो चुका है, तो चलिए इसको मिलान कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अभी नहीं हुआ है ना, उसको आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। जो भी टॉपिक इसमें नहीं हुआ होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जीविका, इसके बारे में तो मैंने आपके साथ चर्चा किया। तो ये जो जीविका है ये किसके साथ मैच हो रहा है, तो बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी यानी कि BRPLS के साथ। तो ये एक का आंसर क्या हो जाएगा, एक का एक हो जाएगा। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना, अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं, है ना, कुटीर ज्योति योजना के बारे में। हालांकि 1988-89 में इसको शुरू किया गया था, और केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित है। BPL परिवारों को बिजली मुफ्त में देने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई है। तो आप देख सकते हैं ये बिजली वाला काम केंद्र द्वारा ये वित्त पोषित। तो एक का आपका एक का ये हो जाएगा, तो बी का आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर बिहार आइडिया फेस्टिवल, अभी तो आप लोग सुने, इसके बारे में मैंने आपको बताया है कि बिहार आइडिया
फेस्टिवल जो है बिहार स्टार्टअप ट्रस्ट इसके तहत स्थापित हुआ था। और फिर पुनराधाम विकास, फिर ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये सीधा ही है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, आई होप अभी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ये पुनराधाम विकास और साथ में ये कुटीर ज्योति योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। आगे देखते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। चलिए, ये तो इसको करेंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको ये जो कुटीर ज्योति योजना है ना, यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर छूट जाएगा ना, तो भूल जाएंगे हम लोग। चलिए, इसको देखते हैं। देखिए, मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा पहल के लिए बिहार सरकार ने 1.67 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट बिजली मुफ्त देगी। उपभोक्ताओं की सहमति से अगले 3 वर्ष में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी। ठीक है, ये हो गया। और ये सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था। और इस घोषणा में जो पहला है वो क्या है, मुफ्त बिजली योजना। मुफ्त बिजली योजना में क्या है, 1 अगस्त 2025 से बिहार के 1.67 करोड़ परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जिससे इससे होगा क्या, 125 यूनिट अगर बिजली मुफ्त में दी जाएगी, तो इससे घरेलू जो उपभोक्ता है उसको क्या होगा, आर्थिक राहत मिलेगा, है ना, आर्थिक राहत मिलेगा। ठीक, उसके बाद वित्तीय प्रभाव अगर देखें तो इस योजना से सरकार पर लगभग जो है 3,375 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। और इस पूरी पहल के लिए जो है सरकार 19,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी की आवश्यकता होगी, है ना। फिर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापना, अगले 3 वर्ष में घरेलू उपभोक्ताओं की सहमति से राज्य सरकार उनके छतों पे या आसपास के जो सार्वजनिक स्थल है वहाँ पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। ठीक है, और इस पहल का उद्देश्य है कि अस्थायी ऊर्जा समाधान प्रदान करना और पारंपरिक बिजली स्रोतों पर निर्भरता क्या करना है, कम करना है। ये सौर ऊर्जा संयंत्र का क्या है, उद्देश्य है। वित्तीय सहायता, तो बिहार सरकार क्या करेगी, कुटीर ज्योति योजना के तहत जो बीपीएल परिवार है, यानी कि अत्यंत गरीब परिवार है, उनके लिए सौर संयंत्र स्थापित करने की पूरी लागत वहन करेगी। लेकिन जो अन्य उपभोक्ता है जो अत्यंत गरीब परिवारों में नहीं आते हैं, ठीक है, उनको क्या करेगी बिहार सरकार, जो नहीं आते हैं उसको वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य क्या है कि अनुमान है कि अगले 3 वर्षों में राज्य में लगभग 10,000 मेगावाट तक का सौर ऊर्जा उपलब्ध कराया जाए। और ये किससे होगा, तो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने की दिशा में ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो जान लेते हैं कुटीर ज्योति योजना के बारे में। कुटीर ज्योति योजना ये क्या है, तो भारत सरकार की एक पहल है। याद रखें, बिहार सरकार की है नहीं, किसका है, भारत सरकार की। ठीक है, स्टेटमेंट ध्यान से में रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जो बीपीएल है ना, गरीबी रेखा से नीचे है, जो ग्रामीण परिवार को, ग्रामीण याद रखना है, शहरी नहीं, ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराकर उनके जीवन की गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना है। और यह जो है वित्त वर्ष 1988-89 के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और उसी टाइम इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, याद रहेगा। और एससी और एसटी परिवार भी इसमें क्या है, शामिल है। आई होप आपको ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कुटीर ज्योति योजना के बारे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। तो सबसे पहले तो हम लोग कार्यकाल के बारे में जानना पड़ेगा नीतीश कुमार का, है ना, कि बिहार में कौन कौन से मुख्यमंत्री रहे, कौन नहीं रहे। तो इस चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। देखिए हुआ क्या था, ये न्यूज़ में क्यों रहा, है ना। बिहार का चुनाव था अभी 2025 में, है ना, और विधानसभा जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था तो राजनीति में क्या होता है, बहुत ज़्यादा, है ना, भूचाल आता है। तो इन्हीं में से एक व्यक्ति थे सतीश प्रसाद सिंह, ठीक है, जो क्या है सबसे अल्पकालिक मुख्यमंत्री रहे हैं और बिहार के ये 6ठे मुख्यमंत्री थे और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का है और कम कार्यकाल के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। और ये जो सतीश प्रसाद सिंह थे सिर्फ 4 दिन के लिए बिहार के मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला था। ठीक है, तो अब इस संदर्भ में ये न्यूज में रहा है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम कार्यकाल सतीश प्रसाद सिंह हो जाएगा, सिर्फ 4 दिन के लिए रहा था। कब रहा था, तो ये 6ठे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, यानी कि अगर डेट देखा जाए तो 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक इन्होंने पद को संभाला था। ठीक है, और इनका कार्यकाल एकदम राजनीतिक अस्थिरता को चिन्हित करता है और उन्हें बीपी मंडल के उदय से पूर्व अंतरिम मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने क्या किया था, कार्य भी किया था, इसको नियुक्त किया गया था। ठीक है, फिर राजनीतिक शुरुआत अगर देखा जाए
खगड़िया में जन्मे सतीश प्रसाद सिंह, खगड़िया में इसका जन्म हुआ था। समाजवादी विचारधारा से ये अत्यधिक प्रभावित थे और इनका जो राजनीतिक जीवन है सामाजिक न्याय और किसानों के हितों के लिए ये क्या थे, समर्पित थे। ठीक है, अब कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार है, वर्तमान में, है ना, सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री है। इन्होंने 18 वर्ष से अधिक, मतलब इसका जो कार्यकाल है 18 वर्ष से अधिक का है। और इससे पहले जो थे वो कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। उन्होंने 17 वर्ष 52 दिन तक मुख्यमंत्री पद का कार्य संभाला था। अगर देखा जाए सबसे लंबा और निरंतर, मतलब बीच में कभी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, अगर उस आधार पर देखें तो श्री कृष्ण सिंह का नाम आ जाएगा, जिन्होंने लगातार जो है 14 वर्ष 314 दिन तक मुख्यमंत्री का पद संभाला। लेकिन नीतीश कुमार का सबसे लंबा और सतत कार्यकाल जो है वो 8 वर्ष 239 दिन का है। अब 2005 से 14 के बीच में आपको पता है कि बीच में जीतन राम मांझी द्वारा बीच में कार्यकाल संभाला गया था, है ना। तो इस कारण से निरंतर नीतीश कुमार का नहीं है। अगर निरंतर पूछा जाएगा तो फिर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा। और अधिकतम शपथ लेने वाला मुख्यमंत्री अगर पूछा जाए तो फिर नीतीश कुमार हो जाएंगे, 9 बार उन्होंने शपथ ली है। ठीक है, और बिहार में जो है यहाँ पर कई बार राष्ट्रपति शासन भी लगा है। बिहार के गठन होने के बाद से अगर देखें तो अभी तक में टोटल 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुकी है। ठीक है, कुल मिलाकर बिहार में जो है टोटल 37 कार्यकाल है, जिसमें से 8 क्या है, राष्ट्रपति शासन है, और 8 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना बचेगा, 29 मुख्यमंत्री का कार्यकाल है। ठीक है, कुछ फैक्ट अगर याद रखना चाहें तो भारत शासन जो अधिनियम था, एक्ट था 1935 का, ठीक है, उसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में प्रांतीय सरकारों के प्रमुख मुख्यमंत्री नहीं होता था। जो प्रांत था, बिहार एक प्रांत था, बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था, आपको पता होगा, है ना। तो मुख्यमंत्री नहीं होता था बिहार में। ठीक है, तो क्या होता था, प्रधानमंत्री या फिर प्रीमियर इसको कहा जाता था। तो सबसे पहला जो बिहार प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था मोहम्मद यूनुस, याद रखिएगा, मोहम्मद यूनुस। ठीक है, याद रखिएगा। तो और स्वतंत्र हो गया, जब इंडिपेंडेंस हुआ था उस टाइम पर श्री कृष्ण सिंह आया था। ठीक है, कुछ क्या बोलते हैं कि कुछ राष्ट्रपति शासन भी लगे थे, तो उनको आपको ध्यान में रखना है। तो अभी मैंने आपको बताया टोटल 8 बार क्या चुकी बिहार में राष्ट्रपति शासन लगी है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। और जितना मैंने बताया अगर आप इस फैक्ट को याद रख लेंगे तो इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही जो एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आएगा तो उसको आप अच्छे तरीके से टेकल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए इस टाइप का MCQ बनाया गया है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोला गया है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। पहला है, नीतीश कुमार ने अब तक बिहार के मुख्यमंत्री पद की 9 बार शपथ ली है ना, जो किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया सर्वाधिक शपथ ग्रहण है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि 9 बार है, तो स्टेटमेंट 1 सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, वे बिहार के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं जिनका कुल कार्यकाल 2025 तक 18 वर्ष से अधिक है, ये भी सही है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। तो देखिए 3, उनका सबसे लंबा सतत कार्यकाल 2008 से 14 8 वर्ष 239 दिन रहा है, ये भी बता दें, क्योंकि 2014 के बाद जो है वो बीच में जीतन राम मांझी बना था। ठीक है, तो सबसे लंबा सतत कार्यकाल जो है वो किसका है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है वो 8 वर्ष 239 दिन का है। ठीक है, लेकिन सबसे लंबा अगर निरंतर पूछा जाए तो वो किसका है, श्री कृष्ण सिंह का है। ठीक है, उन्होंने श्री कृष्ण सिंह का पूर्व रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 17 वर्ष 52 दिन मुख्यमंत्री पद का कार्य किया था, ये भी सही है, क्योंकि इनका तो 18 वर्ष से भी क्या है, अधिक है। ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अरे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, डी दिया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बिहार सरकार ने सभी मतदाता केंद्र पर अधिकतम 12,000 मतदाताओं की सीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है ना। ये असर्शन है, कथन है। रीज़न दिया हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव की तैयारी के तहत पूरे देश में प्रतिबूथ मतदाता सीमा 1500 से घटाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को अगर आप देखेंगे तो बताइए क्या सही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस प्रश्न मतलब इसको पॉज करिए। ठीक है, और उसके बाद पॉज करके आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि ये आखिर है तो है क्या। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, जानते हैं। बिहार में मतदाता केंद्रों की जो हुआ था वो क्या हुआ, पुनर्व्यवस्था। बिहार में मतदाता केंद्रों की पुनर्व्यवस्था। तो बिहार जो है ऐसा करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। याद रखिएगा कि मतदाता केंद्रों की पुनर्व्यवस्था करने वाला बिहार पहला राज्य बना है। ठीक है, और जिसने यह सुनिश्चित किया है कि मतदाता केंद्रों पर 1200 से कम मतदाता हो, मतलब एक जो मतदाता केंद्र होगा जहाँ पर मत पड़ता है, ठीक है, वहाँ पर 1200 से कम मतदाता हो।
और यह कदम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, उनके द्वारा मतदाता केंद्रों को पुनर्व्यवस्था के व्यापक प्रयास के अनुरूप है। और यह जो है आने वाले विशेष रूप से जो आगामी विधानसभा चुनाव है और प्रस्तावित जो एक राष्ट्र एक चुनाव का योजना है, उनको साकार करने का भी लक्ष्य रखती है। तो चलिए जानते हैं कि जो ये मतदाता केंद्र पुनर्व्यवस्था है उसके बारे में। तो इसमें क्या है कि प्रति बूथ जो है वो संशोधित मतदाता सीमा को फिक्स करना। तो क्या हुआ था कि SIR हो गया है ना, SIR के आदेश ने क्या किया कि जो मतदाताओं की भीड़ को कम करने के लिए जो मतदाता केंद्र है वहाँ पर उसकी संख्या को 1500 से घटा करके 1200 कर दिया। पहला पॉइंट ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात कि मतदाता केंद्रों में वृद्धि किया गया, ठीक है। अब वृद्धि क्यों किया गया है ये भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि भीड़ नहीं होगा, लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पहुँच ज़्यादा होगा, है ना, वो वोट देने के लिए आएंगे, ताकि लोग आसानी से क्या कर सके, वोट कर सके, भीड़ ना हो वहाँ पे, है ना। और ज़्यादा डिस्टेंस दूरी तय करके दूसरे जगह नहीं जाना पड़े वोट, क्योंकि ऐसे बूथों अगर मतदाता केंद्रों में क्या करेगा कि वृद्धि करेगा तो उससे होगा क्या कि जो 2 मतदाता केंद्र हो गए उनके बीच का दूरी भी क्या होगा, कम हो जाएगा, है ना। तो 2 किलोमीटर के दायरे में वो आ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि नए मतदाता केंद्र जोड़े गए इसके तहत। अब डेटा याद नहीं रखना है उतना, ठीक है। उसके बाद समावेशी मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया गया, ठीक। उसके बाद मसौदा मतदाता सूची की समय रेखा तैयार किया गया, जो SIR आया था। अब चुनावी प्रबंधन का जो प्रभाव है वो क्या है, जैसे कि एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो प्रभाव है वो क्या होगा। तो आपको पता है कि इसको युक्त बनाने के लिए एक तो EVM है, VVPAT, और मतदान कर्मियों की आवश्यकता पर असर पड़ेगा। उसके बाद भारतीय निर्वाचन आयोग ने पहले क्या किया था, वर्ष 2029 में एक साथ चुनाव कराने के लिए 13.57 लाख अधिक बूथों और 7,950 करोड़ रुपये की लागत का अनुमान लगाया था, ठीक। फिर इसमें क्या बोल सकते हैं कि न्यायिक हस्तक्षेप और सुधार को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया गया। तो कुछ ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं बूथ के आकार को लेकर के। वर्ष 2009 से पहले जो था, एक केंद्र पे 1200 मतदाता वोट कर सकते थे, ये मानक था। फिर जब EVM आया 2009 के बाद तो इसकी सीमा बढ़ा करके 1500 कर दिया गया। फिर कोविड आया, उसमें 1000 से 1200 कर दिया। फिर 2024 में जब आम चुनाव हुआ था तो उस टाइम पे इसकी संख्या पुनः 1500 कर दिया। अब जब 2025 में बिहार से फिर से इसको क्या कर दिया गया, 1200 कर दिया गया, ठीक है। और ये सुधार करने का महत्व क्या है, महत्व यही है कि अन्य राज्यों में भी यही किया जाएगा, क्योंकि ये आदर्श एक मॉडल बन के उभरेगा। फिर अगर देखें तो प्रशासनिक और वित्तीय बोझ इससे बढ़ेगा, क्योंकि जितना बूथ बढ़ेगा उससे प्रशासन का भी बोझ बढ़ेगा, पैसा भी खर्च होगा, जो क्रमिक है उनका भी मांग बढ़ेगा। लेकिन इससे होगा क्या कि चुनावी लोकतंत्र मजबूत होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अब उस आधार पर अगर आप देखें, अब जो मैंने आपको बताया इतना डिटेल से, अब इसके आधार पर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। क्या बोला गया है, सॉरी, आपको ना बैकग्राउंड में थोड़ा इधर ना काम चल रहा है, ठीक है, तो उसी का आवाज़ भी आएगा। तो 1-2 दिन कष्ट कर लीजिए जब तक ये काम ख़त्म ना हो जाए। लेकिन मेरा काम है कि वीडियो रिकॉर्ड करके डालना, तो थोड़ा सा खेद है इस बात को लेकर के, लेकिन आप कोऑपरेट करेंगे इस बात को लेकर के, ठीक है। तो देखिए, बिहार सरकार ने सभी मतदान केंद्रों पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया। तो स्टेटमेंट 1 क्या है, ये कथन एसर्शन तो सही है, ये सही है। दूसरा देखिए, निर्वाचन आयोग ने एक राष्ट्र एक चुनाव की तैयारी के तहत पूरे देश में प्रति बूथ सीमा को 1500 से घटाकर 1200 करने का निर्णय लिया है। देखिए ये ना, अगर देखा जाए स्टेटमेंट 2, ये जो रीजन दिया हुआ है ये क्या है, गलत है। एक तो सही है लेकिन दूसरा क्या है, गलत है। मैंने आपको बताया आर गलत है। क्यों कि सीमा घटाने का निर्णय ECI का है, लेकिन यह सीमा बिहार ने लागू की है, देश भर में अभी नहीं हुआ है। और एक राष्ट्र और एक चुनाव कारण नहीं है, क्योंकि वास्तविक कारण मतदाता सुविधा और सर्वोच्च न्यायालय की जो चिंताएँ हैं वो है। तो इस आधार पे अगर देखें तो रीजन आर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और आर अगर गलत है तो आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। इस हिसाब से ए ट्रू और आर फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। फिर देखिए, बिहार में मुफ्त बिजली और सौर ऊर्जा, ये तो मैंने अभी आपको डिटेल से बताया ही है ना। यहाँ पर कुछ डेटा वगैरह भी है, तो इसको चलिए देखते हैं। इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए कि 1 अगस्त 2025 से बिहार में 1.76 करोड़ परिवारों को प्रति माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ सही पूछा गया था, सही है। इस योजना से राज्य सरकार पर लगभग 3,375 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा, ये भी मैंने बताया था। और कुल सब्सिडी इतना करोड़ रुपया की हो जाएगी, यानी कि स्टेटमेंट तो सही है। कुटिर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की पूरी लागत राज्य सरकार वहन करेगी। अभी मैंने बताया था कि जो अत्यंत गरीब परिवार है, यानी कि जो BPL है,
बीपीएल है उसका तो खर्च कौन उठाएगी? सरकार उठाएगी, है ना। और ये जो कुटीर योजना है ये भारत सरकार की योजना है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन जो अत्यंत गरीब परिवार नहीं है, अन्य लोग हैं, उनको वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगले 3 वर्षों में राज्य में 15,000 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उत्पादन, नहीं 15,000 नहीं, मैंने आपको बताया था कि 10,000 है ना। कितना है? 10,000 है, 15,000 मेगावाट में, इसलिए स्टेटमेंट 3 क्या होगा? गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। फिर देखिए ये सबसे पहला जो लेक्चर मैंने लिया था करंट अफेयर्स का, आप उसमें देखिएगा तो मैंने इस टॉपिक के बारे में सारी चीज़ें बता दी है। ठीक है, अब अगर सारी चीज़ें बता दी है तो आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए, खुद से सॉल्व करें, है ना। और इसका उत्तर मैं बताऊँगा नहीं, चलिए बता देते हैं। ठीक है, आप लेकिन सबसे पहले ना क्या बोल देते हैं कि कमेंट सेक्शन में इसका आंसर, क्योंकि ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना बौद्ध धर्म से संबंधित सारी चीज़ें पहला लेक्चर में ही। तो आपका दायित्व होता है कि आप इस प्रश्न को खुद से सॉल्व करें। आप अगर नहीं देखे हैं ये वीडियो, वो वाली वीडियो, तो पहले उसको देखिए फिर इसको देखिएगा, क्योंकि आगे जो भी आएगी ना सीरीज वो एक सीक्वेंस में आएगी, और जब आप शुरू से देखेंगे तभी इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकेंगे। तो देखिए बोला गया है कि गलत युग्मों का चयन करें। गलत युग्म इसमें से कौन कौन सा है? ठीक है, तो धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में 5 शिष्यों का पहला उपदेश। अब बताइए, बौद्ध धर्म से संबंधित जो है धर्मचक्र प्रवर्तन सारनाथ में हुआ था, इसका मतलब ये सही है। ठीक है, और 5 शिष्यों को दिया था, ये भी सही है। महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का निधन हुआ था। मतलब देखिए धर्मचक्र प्रवर्तन क्या बोलता है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, थोड़ा ये स्पेस होगा। ठीक है, धर्मचक्र प्रवर्तन मतलब सारनाथ में 5 शिष्यों को पहला उपदेश था, ये सही है, ये मिलान। फिर महापरिनिर्वाण जो है इसमें डैश होगा ऐसे, ये क्या है? तो कुशीनगर में 80 वर्ष की आयु में बुद्ध का निधन हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 भी क्या है? सही हो जाएगा। उसके बाद जो है देखिए क्या है? 4 दृश्य, बूढ़ा, बीमार, सब तपस्वी, जिसके कारण बुद्ध ने गृह त्याग किया था, ये भी सही है। सुजाता किसान की बेटी जिसने बुद्ध को चावल का दूध अर्पित किया था, हाँ ये स्टेटमेंट, ये मैंने उस टाइम पे बताया नहीं था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन आप ये याद रखेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। सुजाता जो किसान के बेटी थे, उन्होंने बुद्ध को चावल अर्पित किया था। स्टेटमेंट 4 भी क्या है? सही है। ठीक है, तो गलत युग्मों का पहचान करें। तो गलत युग्म में तो एक भी नहीं है, क्योंकि सब सबके साथ क्या हो रहा है? मैच कर रहा है। तो स्टेटमेंट ये डी हो जाएगा, कोई नहीं, मतलब सभी सही है, तो कोई भी नहीं इसमें, मतलब इसमें युग्म गलत है। ठीक है, ये हो जाएगा सही आंसर इसका। फिर देखिए 16 नंबर। ठीक है, अब ये उच्च न्यायालय से संबंधित है, तो पटना उच्च न्यायालय के बारे में देखेंगे, अभी देख लेते हैं। और जो मैंने आपको बता दिया ना उससे संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है तो पहले उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, पुनौरा धाम विकास परियोजना, इसके बारे में शायद मैंने आपको बता दिया है, पुनौरा धाम परियोजना के बारे में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी रहने देते हैं। चलिए और देख लेते हैं कोई। ये कारखाना ये नहीं बताए हैं अभी, उच्च न्यायालय से फिर से प्रश्न है। कर्मचारी सफाई ये भी नहीं बताए हैं। सीताकुंड ये नहीं बताए हैं अभी। प्रतिशासन, ये डाई के बारे में नहीं बताए हैं। एसआईआर के बारे में तो बताते हैं। इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का ना आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, मैं छोटा कर दे रहा हूँ और आप इस क्वेश्चन को पढ़िए। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पढ़ के ना आपको क्या करना है? खुद से सॉल्व करना है, और इसका आंसर आप क्या करेंगे? एसआईआर के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी, तो आप इसको खुद से सॉल्व करके आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे 25 नंबर क्वेश्चन का। और ये घटना भी आप चाहें तो आंसर दे सकते हैं इसका। ये कुटीर उद्योग के बारे में मैंने आपको बता दिया है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना आपका दायित्व है। ठीक है, फिर देखते हैं। ये देखिए, ये भी मैंने आपको बता दिया मुख्यमंत्री के बारे में, तो ये जो 28 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का भी आंसर आप देंगे। ठीक, मिथिला क्षेत्र के बारे में मैंने कल बता दिया था इसके बारे में, तो 29 नंबर प्रश्न का आंसर देने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है, मैं कल जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे उसमें मैं सारे का आंसर बताऊंगा, लेकिन जब मैंने ये चीज़ें पढ़ा दी है तो आप इसका आंसर स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है, ये भी हो जाएगा आपसे। फिर देखिए बोध गया मंदिर, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, ये भी आप स्वयं करेंगे। और इसके बाद ये मेंस का क्वेश्चन है। तो 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, 4-5 टॉपिक बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? एक और लेक्चर इसका आएगा। ठीक है, तो कल हम लोग क्या करेंगे? इसका एक और लेक्चर बना करके, तो जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू है कम्प्लीटली समाप्त हो जाएगा। और ये पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर, ये जो देख रहे हैं त्रिसंकल्प IF है ना, यहाँ पर आपको अपलोड कर दी जाएगी। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आपको बेनिफिट पहुँचा रहा है, तो आप हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को जोड़ें ताकि उनको भी ये लाभ हो सके, मिल सके। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं फिर इसी तरह से अगले टॉपिक। एक और महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है कि एक ना और वीडियो मैं अपलोड करता हूँ मेंस के लिए। ठीक है, वो ज़्यादा नहीं, एक टॉपिक लेते हैं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कल मैंने हीट वेव के बारे में चर्चा की थी, इसी तरह के जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं करंट अफेयर पे जो स्टैटिक के साथ कवर हो रहा होता है, मैं उस पर भी बनाता हूँ, तो आप उन्हें भी प्रीपेयर करिए। इससे आपका एनालिटिक क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, वहाँ पर प्रतिदिन एक
जिनका ऑप्शनल हिंदी साहित्य है उनके लिए भी एक प्रश्न डालते हैं, फिर उसका मॉडल आंसर डालते हैं, और साथ ही जीएस का भी एक प्रश्न डालते हैं और उसका मॉडल आंसर डालते हैं। ठीक है, तो आप उसको अगर लिख करके सेंड करेंगे तो आपकी कॉपी भी चेक हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।